हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूप एवं चैत्य गृह के बारे में। आज के वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रमुख बौद्ध शिक्षा के केंद्र, जिनमें हम बात करेंगे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, और प्राचीन काल में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे मेगास्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानकारी हमें चीनी यात्रियों से मिलती है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य यह बौद्ध विद्या केंद्र अपनी महत्वपूर्ण स्थिति में था। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार में स्थित राजगिरी के समीप स्थित है। आज इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम तक फैले हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है, फिर भी गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त ने इसे बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। ह्वेनसांग के अनुसार लगभग 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। अब तक हुए उत्खनन में मिले अवशेषों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्याख्यान हेतु 7 बड़े कक्ष एवं 300 छोटे कक्ष बनाए गए थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा भी उपलब्ध थी। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने तत्कालीन मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा से आए भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में भारत, जावा, चीन, तिब्बत, लंका एवं कोरिया के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। यहाँ पर हर विषय की शिक्षा दी जाती थी, पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन अध्यापन विशेष रूप से होता था। यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का एक 9 मंजिला धर्मगज नामक पुस्तकालय था, जो 3 बड़े भवन रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नाम से विभाजित था। जिस समय ह्वेनसांग इस विद्या केंद्र में अध्ययनरत था, उस समय यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या करीब 10,000 थी, पर इत्सिंग ने विद्यार्थियों की संख्या मात्र 3,000 बताई है। इस शिक्षा केंद्र में शिक्षकों की संख्या लगभग 1500 थी। ह्वेनसांग भी यहाँ की शिक्षक मंडली का एक सदस्य था। शीलभद्र नाम का एक विद्वान इस शिक्षा केंद्र का कुलपति था। ह्वेनसांग अपने समय के अनेक विद्वानों धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणपति, स्थिरमती, आर्यदेव, दिंडनाग, ज्ञानचंद्र आदि का उल्लेख करता है। इसके अनुसार इसी नालंदा विश्वविद्यालय से नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति जैसे महान विचारक आगे बढ़े। इस विश्वविद्यालय का प्रशासन कठोर था और प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को द्वारपाल से वाद विवाद में उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश मिलता था। यहाँ समय की जानकारी के लिए जल घड़ी का उपयोग होता था। यहाँ पर शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय को हर्ष द्वारा 200 ग्रामों का अनुदान प्राप्त था। इस महान विद्या केंद्र के विनाश के विषय में ठोस जानकारी का अभाव है, फिर भी ध्वंसावशेषों के अध्ययन से लगता है कि किसी भयंकर अग्निकांड में यह विश्वविद्यालय नष्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय के संबंध विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, व्रज
एवं अभ्यंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। इस शिक्षा के केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र अध्ययन हेतु आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। 1203 में वाख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इस संदर्भ में तबकाते नासिरी से जानकारी मिलती है। संभवतः इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया गया। विक्रमशिला के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल के समय में ओदंतपुरी एवं जगदल में भी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राचीन काल में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य हुए संधि के अंतर्गत, जहां सेल्यूकस ने अनेक क्षेत्र जैसे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोशिया, पोरबनिसदाई आदि क्षेत्र चंद्रगुप्त को प्रदान किए, वहीं उन्होंने मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत भी मौर्य दरबार में भेजा। भारत में राजदूत नियुक्त होने के पूर्व मेगास्थनीज एराकोशिया के क्षत्रप सिबैटियोस के यहाँ महत्वपूर्ण अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय जनजीवन, परंपराओं, रीति रिवाजों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज के इस ग्रंथ के बिखरे हुए अंशों को शानबैक ने 1846 में मेगास्थनीज इंडिका नामक शीर्षक ग्रंथ में संग्रहित किया। मेगास्थनीज ने भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज के समान बताया, जिसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 28,000 स्टेडिया एवं उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 32,000 स्टेडिया था। मेगास्थनीज ने गंगा एवं सिंधु नदी का जिक्र अपने ग्रंथ में किया है और साथ ही कुल भारतीय नदियों की संख्या 58 बताई है। मेगास्थनीज ने सिलास नामक एक ऐसी नदी का उल्लेख किया है जिसमें कुछ भी तैर नहीं सकता था। मेगास्थनीज ने भारत से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा में सोना, चांदी, तांबा एवं टिन की प्रशंसा की है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में चींटियां सोने का संग्रह करती थीं। पशुओं में मेगास्थनीज भारतीय हाथी से काफी प्रभावित थे। पक्षियों में तोते के बारे में उनका कहना था कि ये बच्चों की तरह बात करते थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। पहला, ब्राह्मण एवं दार्शनिक, इनकी संख्या अल्प थी। दूसरा, कृषक, इनकी संख्या सर्वाधिक थी। तीसरा, पशुपालक एवं आखेंटक जीवन भ्रमणशील था। चौथा, व्यापारी, मजदूर एवं कारीगर। पांचवा, योद्धा व सैनिक, संख्या की दृष्टि में कृषकों के बाद दूसरे स्थान पर थे। छठा, निरीक्षक एवं गुप्तचर। और सातवां, मंत्री एवं परामर्शदाता। यह संख्या में सबसे अल्प थे पर अधिकार में सबसे आगे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा की व्यवस्था ब्राह्मण करते थे। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चोरी प्रायः नहीं होती थी। मेगास्थनीज ने भारतवासियों की धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ के लोग डायोनिसस यानी शिव एवं हेराक्लीज विष्णु की उपासना करते थे। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा के विवरण में पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पलिव्रोथा नाम से संबोधित किया। इन्होंने पाटलिपुत्र को सोन एवं गंगा के संगम पर स्थित तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। यह नगर 80 स्टेडिया लंबा एवं 15 स्टेडिया चौड़ा था। यह नगर चारों ओर से लगभग 184 मीटर चौड़ी एवं 30 क्यूबिट गहरी खाई से घिरा था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का अनोखा राजप्रसाद स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ का शासन कुल 30 सदस्यों द्वारा
5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थीं। चलिए अब बात करते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान का जन्म चीन के व्यूसुंग नामक स्थान पर हुआ था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लगभग 399 ईस्वी में अपने कुछ मित्रों हुई चिंग, ताओ चेंग, हुई मिंग, हुई वेई के साथ भारत की यात्रा प्रारंभ की। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसीलिए फाहियान ने उनके स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इस क्रम में अपने मित्रों के साथ फाहियान सर्वप्रथम रांचन पहुंचा और यहाँ लगभग 4000 बौद्ध भिक्षुओं का दर्शन किया। दुर्गम रास्तों से गुजरता हुआ फाहियान खोतान पहुंचा। यहाँ उसने 14 बड़े मठों के विषय में जानकारी प्राप्त की। यहाँ के मठों में सबसे बड़ा मठ गोमती विहार के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें करीब 3000 महायान धर्म के समर्थक रहे थे। गोमती विहार के नज़दीक ही एक दूसरा विहार स्थित था। यह विहार करीब 250 फुट ऊंचा था, जिसमें सोना, चांदी एवं अनेक धातुओं का प्रयोग किया गया था। मार्ग में अनेक प्रकार का कष्ट सहता हुआ अगले पड़ाव के रूप में फाहियान पुष्कलावती पहुंचा, जहां उसने हीनयान संप्रदाय के लोगों को देखा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बोधिसत्व ने अपनी आंखें किसी और को दान दी थीं। फाहियान ने यहाँ पर सोने एवं चांदी से जड़ित स्तूप के होने की बात बताई है। पुष्कलावती के बाद फाहियान तक्षशिला पहुंचा। चीनी स्रोतों का मानना है कि बोधिसत्व ने यहाँ पर अपने सिर को काटकर किसी और व्यक्ति को दान कर दिया था। इसीलिए चीनी लोग तक्षशिला का शाब्दिक अर्थ कटा सिर लगाते हैं। यहाँ पर भी बहुमूल्य धातुओं से निर्मित स्तूप होने की बात का फाहियान ने वर्णन किया। तक्षशिला के बाद फाहियान पुरुषपुर पहुंचा। यहाँ पर कनिष्क द्वारा निर्मित 400 फीट ऊंचे स्तूप को उसने अन्य स्तूपों में सर्वोत्कृष्ट बतलाया। फाहियान ने नगर देश में बने एक स्तूप में बुद्ध के कपाल की हड्डी के गड़े होने का वर्णन किया। मथुरा पहुंचकर फाहियान ने यमुना जी के किनारे बने 20 मठों के दर्शन किए। फाहियान ने मध्य देश की यात्रा की सर्वाधिक प्रशंसा की। चूंकि वह प्रदेश ब्राह्मण धर्म का केंद्र स्थल था, इसलिए इसे ब्राह्मण देश भी कहा गया। यात्रा के अगले क्रम में फाहियान कान्यकुब्ज, साकेत और फिर श्रावस्ती पहुंचा। श्रावस्ती में भी स्तूप एवं मठ निर्मित मिले और यहाँ पर स्थित जेतवन को फाहियान ने सुवर्ण उपवन कहा। इसके बाद फाहियान कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली होता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचा। पाटलिपुत्र को फाहियान ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया है। यहाँ पर निर्मित मौर्य सम्राट अशोक के राजप्रासाद को देखकर फाहियान ने कहा मानो राजप्रासाद देवताओं द्वारा निर्मित हो। पाटलिपुत्र में ही फाहियान ने हीनयान एवं महायान से संबंधित 2 मठों को देखा तथा अशोक द्वारा निर्मित स्तूप एवं 2 लाटों के दर्शन किए। नालंदा में फाहियान ने बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया। इसके बाद वह राजगृह, बोधगया एवं सारनाथ की यात्रा के बाद वापस पाटलिपुत्र आया, जहां कुछ समय बिताने के बाद वह स्वदेश लौट गया। इस दौरान फाहियान ने लगभग 6 वर्ष सफर में एवं 6 वर्ष अध्ययन में बिताए। पाटलिपुत्र में संस्कृत के अध्ययन हेतु इसने 3 वर्ष व्यतीत किए। फाहियान ने अपने समकालीन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम की चर्चा न कर उसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं कुशल प्रशासन मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसके अनुसार इस समय जनता सुखी थी, कर का भार अल्प था, शारीरिक दंड एवं मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था, अर्थदंड ही पर्याप्त होता था। तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालते हुए फाहियान ने कहा कि लोग अतिथि परायण होते थे। भोजन में लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस मछली का प्रयोग नहीं करते थे। फाहियान ने चांडाल जैसी अस्पृश्य जाति का भी उल्लेख किया है,
जिनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। वैश्य जाति की प्रशंसा फाहियान ने इसलिए की क्योंकि इस जाति ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं भिक्षुओं के विश्राम हेतु मठों के निर्माण में काफी धन व्यय किया। गुप्तकालीन आर्थिक दशा पर प्रकाश डालते हुए फाहियान ने कहा है कि इस समय साधारण क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। इस समय भारत का व्यापार अपनी उन्नत अवस्था में था। फाहियान ने इस समय बड़े बड़े जहाज़ों के चलने की भी बात कही है। उसके वर्णन के अनुसार उसने स्वयं स्वदेश वापस जाते समय एक बड़े जहाज में बैठकर ताम्रलिप्ति बंदरगाह से प्रस्थान किया था। फाहियान ने अपने समकालीन भारतीय सम्राट के विषय में बताया कि वे विद्वानों के संरक्षक थे। फाहियान ने मंजुश्री नाम के विद्वान का भी वर्णन किया है। धार्मिक स्थिति के बारे में फाहियान ने लिखा है कि इस समय अनेक प्रकार के धर्म एवं विचारधाराएं प्रचलन में थीं। इनमें सर्वाधिक प्रकाश उसने बौद्ध धर्म पर डाला। फाहियान ने भारत में वैशाख की अष्टमी को एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाने की बात कही। उसके अनुसार 4 पहिए वाले रथ पर कई मूर्तियों को रखकर जुलूस निकाला जाता था। फाहियान के दिए गए विवरण से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शांति एवं ऐश्वर्य का समय था। आइए अब बात करते हैं ह्वेनसांग के बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा 29 वर्ष की अवस्था में 629 ईस्वी में प्रारंभ की। यात्रा के दौरान ताशकंद, समरकंद होता हुआ ह्वेनसांग 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि भारत के गांधार प्रदेश पहुंचा। गांधार पहुंचने के बाद ह्वेनसांग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की। कन्नौज के राजा हर्ष के निमंत्रण पर वह हर्ष के राज में लगभग 8 वर्ष तक रहने के पश्चात 643 ईस्वी में स्वदेश जाने के लिए प्रस्थान किया। वह काशागर, यारकंद, खोतान होता हुआ 645 ईस्वी में चीन पहुंचा। वह अपने साथ भारत से कोई 150 बुद्ध के अवशेषों के कड़, सोने चांदी एवं संदल द्वारा बनी बुद्ध की मूर्तियों और 657 पुस्तकों की पांडुलिपियों को ले गया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृतांत हमें चीनी ग्रंथ CU की वाटर्ज की पुस्तक ऑन युआन चौंग्स ट्रेवल्स इन इंडिया एवं वाली की पुस्तक लाइफ ऑफ 11 सांग में मिलता है। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासकीय पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। ह्वेनसांग ब्राह्मणों को सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति के रूप में उल्लेख करता है। क्षत्रियों की कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करता हुआ उसे राजा की जाति बताता है और वैश्यों का वह व्यापारी के रूप में उल्लेख करता है। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार उस समय मछुआरे, कसाई, जल्लाद, भंगी जैसी जातियां नगर सीमा के बाहर निवास करती थीं। नगर में भवनों की दीवालों का निर्माण ईंटों एवं टाइलों से किया जाता था। ह्वेनसांग कन्नौज की धर्म रक्षा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। तत्कालीन भारत में ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म के साथ साथ शाक्त धर्म के प्रचलन का भी संकेत करता है। देवी दुर्गा को शिव की शक्ति मानते हुए बलि की प्रथा का भी प्रचलन था। एक समय जैसे ही ह्वेनसांग स्वयं दुर्गा की बलि के लिए समर्पित किया जाने वाला था, भीषण तूफान आने के कारण वह इससे त्राण पा सका। ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत को हर क्षेत्र में समृद्धशाली बताया है। इस समय गाय का मांस खाने पर पूर्णतः प्रतिबंध था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन एवं उत्तर भारत के नवीन नगर कन्नौज के उत्थान पर प्रकाश डाला है। उसके अनुसार कन्नौज में लगभग 100 संघाराम एवं 200 हिंदू मंदिर थे। ह्वेनसांग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कौशेय नामक वस्त्र का भी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उसने छौम, लिनन,
कंबल जैसे वस्त्रों का भी उल्लेख किया है। वेन-सांग के अनुसार इस समय औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक श्रेणियों एवं निगमों की पकड़ मजबूत थी। शूद्र लोग खेती का कार्य करते थे। वेन-सांग के अनुसार इस समय अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह एवं पर्दे की प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि सती प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए वेन-सांग ने बताया कि शिक्षा धार्मिक थी, लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत थी जो विद्वानों की भाषा थी। इस समय शिक्षा ग्रहण करने की आयु 9 से 30 वर्षों के बीच मानी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्षों तक निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में करता है, जिसे हर्ष ने 200 ग्रामों का अनुदान किया था। वेन-सांग ने दक्षिण में कांची एवं चालुक्य राज की भी राजता की थी। पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति की उसने प्रशंसा की। हर्ष के प्रशासन एवं प्रजा कल्याण की भावना का वह प्रशंसक था। वेन-सांग ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या के अल्प होने की बात कही। शारीरिक दंड का प्रचलन कम था तथा सामाजिक बहिष्कार एवं अर्थदंड के रूप में दंड दिया जाता था। वेन-सांग के अनुसार राजा वर्ष के अधिकांश समयों में निरीक्षण यात्रा पर रहता था और यात्रा के दौरान वह अभ्यर्थी निर्माण कार्य करवाकर उसमें निवास करता था। हर्ष का समूचा दिन 3 भागों में विभाजित था। प्रथम भाग दिन का राज्य के कार्यों में एवं शेष 2 भाग धर्मार्थ कार्यों पर व्यतीत होते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी बौद्ध शिक्षा केंद्र एवं प्रमुख यात्रियों के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।